अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज हम करेंगे फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस। टू आइडेंटिकल वेव अंडरगो प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो वेव हैं, एक जैसी वेव है, वो प्योरली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। इट रिजल्टिंग इंटेंसिटी ट्वाइस। क्या उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी? एक्सप्लेन योर आंसर। देखें, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एम्पलीट्यूड डबल होता है। एम्पलीट्यूड डबल होता है, इंटेंसिटी डबल नहीं होती। तो 2a का जब हम स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर। तो आंसर होगा नो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज नॉट ट्वाइस। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ट्वाइस नहीं होगी। इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? वो फोर टाइम हो जाएगी। हम ये इस चैप्टर के एमसीक्यू में भी शामिल था। ट्वाइस ऑफ इंडिविजुअल वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी फोर टाइम अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ग्रेटर ड्यू टू स्क्वायर रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। क्योंकि स्क्वायर रिलेशनशिप है, अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एम्पलीट्यूड को डबल कर दें तो इंटेंसिटी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। सर्कुलर वेव, सर्कुलर वाटर वेव डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। एक सर्कुलर वाटर वेव है, उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है एज मूव अवे फ्रॉम वेयर द रॉक इज ड्रॉप। जैसे ही हम पत्थर फेंकेंगे पानी में और पानी से वेव, वाटर वेव जैसे जैसे पत्थर से दूर जाएगी, रॉक से दूर जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। क्यों? वेव एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये हम पढ़ चुके हैं। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी की, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एज द वेव स्प्रेड आउट, जैसे वेव स्प्रेड आउट हुई, एनर्जी दे कैरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लार्ज एरिया। तो एनर्जी फैल गई, डिस्ट्रीब्यूट हुई ओवर द लार्ज एरिया। होएवर द टोटल एनर्जी ऑफ द वेव डिस्टर्बेंस रिमेन कांस्टेंट। यानी कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टू मेंटेन द टोटल एनर्जी ओवर द इंक्रीज एरिया। अब टोटल एनर्जी इंक्रीज एरिया पे मेंटेन रखने के लिए वेव हाइट या जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, वो डिक्रीज हो जाएगा, मस्ट डिक्रीज, वो डिक्रीज हो जाएगा। एडिशनली पॉइंट नंबर टू, एडिशनली एनर्जी इज कॉन्टिन्यूसली बी डेसिपेटेड। जो एनर्जी वाटर वे में फ्लो कर रही है वो डेसिपेट हो रही है, ज़ाया हो रही है, कन्वर्ट हो रही है दूसरी फॉर्म में। क्यों ज़ाया क्यों हो रही है? ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, वाटर की विस्कोसिटी वजह से। तो एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, जिसकी वजह से एनर्जी कम होने की वजह से, ही देखें, एनर्जी कम होने की वजह से उसका एम्पलीट्यूड स्क्वायर में कम होगा। तो एनर्जी कम होने की वजह से उसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हेन टू वेव अराइव एट सेम प्लेस, जब दो वेव या दो से ज्यादा वेव अराइव एट सेम प्लेस एट सेम टाइम, और सब वो इन फेस भी होनी चाहिए। सेम प्लेस, सेम टाइम और इन फेस, ये 3 पॉइंट नोट कीजिएगा। दे री इन्फोर्स ईच अदर, वो दो एक दूसरे को री इन्फोर्स करेंगी, ठीक, और कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करेंगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है? व्हेन टू वेव जो सेम प्लेस पे है और सेम टाइम पे है, देखिए दो प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन यहाँ पे इन फेस नहीं है बल्कि आउट ऑफ फेस है। आउट ऑफ फेस मीन्स उनके दरमियान 180 डिग्री का फेस डिफरेंस है। अगर 180 डिग्री फेस डिफरेंस होगा तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। तो उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू एन लेमडा। फार्मूला का डिफरेंस भी है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू एन लेमडा। डी इज इक्वल टू एन लेमडा, और एन की वैल्यू कोई भी इंटीगर हो सकता है, 0 +1 -1 +2 कोई भी इंटीगर हो सकता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फार्मूला होता है n+12। यानी कि अगर एक वेव हमारी 0 डिग्री पे है तो ये वाली वेव 180 डिग्री क्रॉस कर चुकी होगी, हाफ साइकिल क्रॉस कर चुकी होगी। n+12, ठीक है ना, यानी इसे कहते हैं ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। n+12 ब्रैकेट लैम्डा, ऑड इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल लैम्डा। और इसमें भी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 +1 कोई भी इंटीग्रल हो सकता है। The frequency of the stress string depend upon its length. Give two other factors that affect the frequency of the stress. The frequency
ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रिंग डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ, गिव अदर टू फैक्टर्स। स्ट्रेस स्ट्रिंग की फ्रिक्वेंसी लेंथ पे डिपेंड करती है, इसके अलावा कौन से दो फैक्टर है जिस पे डिपेंड करती है? द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड ऑन द टू फैक्टर, कौन कौन से हैं? पहली है टेंशन और दूसरा है लीनियर डेंसिटी। टेंशन देखते हैं, फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना, 1/2L, एल तो पहले किया हुआ है हमें, टेंशन ओवर लीनियर मैस। तो फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लीनियर मैस के। हायर द टेंशन लीड टू हायर फ्रिक्वेंसी, टेंशन ज़्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। थिकर एंड डेंसर स्ट्रिंग हैव लोअर फ्रिक्वेंसी। अगर कोई थिक स्किन है या हाई डेंसिटी का स्ट्रिंग है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन के साथ। थीनर, जो बहुत पतला स्प्रिंग है और लेस डेंस स्प्रिंग है, उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी। तो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। नंबर वन, फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन के, और सेकेंड, फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लीनियर मैस के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लीनियर मैस के। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द स्टेशनरी वेव? स्टेशनरी वेव क्या होती है और वो कैसे प्रोड्यूस होती है? When two identical wave equal frequency, जब दो identical wave equal frequency की travel in opposite direction, superpose each other, the wave obtain। जब दो identical wave travel हो रही होती है opposite direction में, superimpose या superpose होती हैं एक दूसरे पे, तो जो wave पैदा होती है, the wave we obtain is called stationary wave, और stationary wave का second name standing wave भी है। ये प्रोडक्शन इसकी कैसे होती है? प्रोडक्शन ऑफ स्टेशनरी वेव, लेट कंसीडर अ सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी ट्रेवलिंग टू इन ऑपोजिट डायरेक्शन। व्हेन दीज वेव मीट दे कैन इंटरफेयर विद ईच अदर। जब दोनों वेव आपस में मिलेंगी तो इंटरफेयर करेंगी। इंटरफेयर दो तरह से कर सकती हैं। पहली इंटरफेरेंस हो सकती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अकर एट सर्टेन पॉइंट्स, सर्टेन रीजन, किसी भी सर्टेन पॉइंट या सर्टेन रीजन पे हो सकती है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में पहुंच जाता है और ये बनता है एंटी नोड, ये एंटी नोड। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अक्कर होता है अदर पॉइंट्स पे, रिजल्टिंग अ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, जो जीरो भी हो सकता है, और ये बनता है नोड पे। द नोड एंड एंटी नोड, नोड और एंटी नोड मिलके एक फिक्स पैटर्न बनाते हैं, उस फिक्स पैटर्न हमें डिफाइन करता है स्टैंडिंग वेव। द पिच ऑफ साउंड एमिटेड बाय द सायरन ऑफ मूविंग फायर इंजन की पिच है सायरन, अपीयर टू चेंज एट इज पास, ठीक है ना। नेम द फिनोमिना। जब एक मूविंग सायरन फायर पास गुजर रहा है तो उस फिनोमिना को कहते हैं हम डॉपलर इफेक्ट। जब कोई चीज़ हमारे करीब आती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है, और जब वो चीज़ सायरन में जाती हुई दूर जाए या फ्रिक्वेंसी इमिट करती हुई दूर जाए तो हमें जो फ्रिक्वेंसी सुनते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। इस फिनोमिना को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। नंबर 2, विल द क्रू ऑफ फायर इंजन नोटिस द फिनोमिना? अब देख, फायर इंजन के ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू फायर इंजन स्टेशनरी है, ठीक है ना, तो वो डॉपलर इफेक्ट को नहीं फील कर सकते। नो, द क्रू ऑफ फायर इंजन विल नॉट नोटिस दिस फिनोमिना। डॉपलर इफेक्ट डिपेंड अपॉन रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड, जो कि सायरन है, एंड द ऑब्जर्वर। सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर के दरमियान रिलेटिव मोशन होगा, तब डॉपलर इफेक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्यों? और फायर क्रू और फायर इंजन के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसलिए हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सके। वो फायरमैन इसको ऑब्जर्व नहीं कर सके, क्रू उसको ऑब्जर्व नहीं कर सके। सिंस द क्रू ऑफ फायर इंजन इज मूविंग अलोंग द सायरन, क्योंकि जो फायर इंजन का जो क्रू है वो भी सायरन के साथ मूव कर रहा है विद सेम स्पीड, तो उसके दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं हुआ। देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दैम। इट्स मीन दैट देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स, जो कि हमारा सायरन है, और ऑब्जर्वर जो हमारा क्रू है, इसलिए उनके वो डॉपलर इफेक्ट को फील नहीं कर सकते। दे विल हियर द सायरन ऑफ कांस्टेंट सोर्स। नंबर 3, गिव एन एप्लीकेशन ऑफ दिस फिनोमिना। The Doppler effect has many applications. Number 1, Doppler shifts help astronomers
स्टडी द मोशन ऑफ द स्टार, मोशन ऑफ द स्टार्स को एस्ट्रोनॉमर स्टडी करने में हेल्प मिलती है, और गैलेक्सीज को बाय एनालाइजिंग द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि अगर कोई गैलेक्सी, कोई स्टार, कोई एस्ट्रोनॉइड हमारे अर्थ के करीब आ रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही होगी, ये डॉपलर इफेक्ट है। अगर वो दूर जा रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रही होगी, ये भी डॉपलर इफेक्ट है। सेकेंड, डॉपलर अल्ट्रासाउंड यूटिलाइज डॉपलर इफेक्ट टू असेस द फ्लो विद इन द बॉडी, बॉडी की आर्टरीज और वेन में फ्लो को असेस करने के लिए भी हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड यूटिलाइजेशन करते हैं, अल्ट्रासाउंड इफेक्ट को हम यूज करते हैं। How should sound source move with respect to observer so the frequency of its sound does not change? फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड सिर्फ उसी सूरत में चेंज नहीं हो सकती अगर सोर्स और ऑब्जर्वर या लिसनर के दरमियान रिलेटिव मोशन जीरो। इफ रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज जीरो, देयर इज नो चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स, apparent frequency will be zero. Relative velocity between source and observer is zero in following cases: source and observer both moving with same direction, एक सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विथ सेम वेलोसिटी, विथ सेम स्पीड। व्हेन ऑब्जर्वर इज द सेंटर, जब ऑब्जर्वर हमारा सेंटर पे है, एंड सर्कुलर पाथ है, सोर्स इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, जब हमारा सोर्स मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, सोर्स मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है ना, और ऑब्जर्वर हमारा सेंटर में स्टैंड कर रहा है, तब भी इनका डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, तो हम सेम रहेगा, तो हम सेम फ्रीक्वेंसी सुनेंगे, इसमें डॉपलर अफेक्ट नहीं करेगा। तो फ्रीक्वेंसी जो लिसनर सुन रहा है उसमें कोई तब्दीली वाकया नहीं होगी, क्योंकि हमारा सायरन गोल गोल घूम रहा है और लिसनर सेंटर में स्टेशनरी खड़ा हुआ है, और एक जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज ये रेडियस डिस्टेंस है, तो रेडियस तमाम जगह पे कांस्टेंट होगा। इट मीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डज नॉट चेंज। कैन साउंड वेव भी पोलराइज, क्या साउंड वेव भी पोलराइज हो सकती हैं? ये देखें, साउंड वेव क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं इसलिए ये पोलराइज नहीं हो सकती। पोलराइज सिर्फ ट्रांसफर वेव हो सकती हैं, longitudinal wave polarized नहीं होती। No, sound wave cannot be polarized. Sound wave are longitudinal wave, meaning their oscillation occur parallel to the direction of propagation. So they pass the polarizer without any change and does not experience any polarization. Hence, polarization is a phenomena of transfer waves only. Suppose that light pass through two polarized filter. ये हमारी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है जो तमाम डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, और ये दो पोलराइज फिल्टर है, एक पोलराइज फिल्टर और ये दूसरा पोलराइज फिल्टर whose polarization axes are parallel to each other. इनका पोलर एक्सिस देखें वर्टिकल है और इसका भी पोलर एक्सिस वर्टिकल है। What will be the result? If light pass through two polarized filter whose polarizer axes are parallel to each other, then फॉलोइंग हैपन। द फर्स्ट पोलराइज फिल्टर एक्ट द पोलराइजर। यहाँ पे डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन में लाइट वाइब्रेट कर रही है और ये पोलराइज तमाम लाइट को अब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ वर्टिकल लाइट को गुजरने देगा। तो पहला पोलराइज फिल्टर तो अपना काम करेगा। द फर्स्ट पोलराइज फिल्टर एक्ट एज पोलराइजर। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज रिड्यूस, इंटेंसिटी लाइट की रिड्यूस हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज रिड्यूस, ठीक है ना, व्हेन इज पास थ्रू फर्स्ट फिल्टर। लेकिन जब ये पहले ये जो लाइट आ रही है ऑलरेडी पोलराइज है वर्टिकल डायरेक्शन में, और दूसरा पोलराइज डायरेक्शन भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगा हुआ है, तो ये सेम लाइट इसमें से पास हो जाएगी, तो सेकंड पोलराइजर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। द सेकंड पोलराइजर विद पैरेलल टू द एक्सिस अलाउ रिमेनिंग पोलराइज टू पास थ्रू अनरिस्ट्रिक्टेड, बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के ये सेकंड पोलराइजर इसे पास कर देगा। दिस मीन द सेकंड फिल्टर विल हैव नो इफेक्ट, सेकंड पोलराइजर फिल्टर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। Overall effect that high beam experience reduction by intensity by half, it pass through the both polarizer. Give any three example of gravitational wave. Gravitational wave की तीन example दें। Example of some events of cause gravitational wave are: number one, when star explodes, जब हमारा एक तारा स्टार एक्सप्लोड मर जाता है, फट जाता है,
एसिमेट्रिकली उस वक्त एक सुपरनोवा बनता है। जब सुपरनोवा बनता है तब भी ग्रेविटेशनल वेव पैदा होती है। सेकंड, व्हेन टू बिग स्टार, जो दो बड़े स्टार एक दूसरे के गिर्द ऑर्बिट चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, जब दो बड़े स्टार एक दूसरे के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। और थर्ड है व्हेन टू ब्लैक होल, जब ब्लैक होल, ठीक है ना, ऑर्बिट ईच अदर, जब दो ब्लैक होल एक दूसरे के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, ऑर्बिट करना शुरू कर देते हैं, या और वो ऑर्बिट करते करते आपस में बाद में मर्ज हो जाते हैं, बाद में मर्ज हो जाते हैं। व्हाट इज इंटरफेरोमीटर? इंटरफेरोमीटर इज अ डिवाइस, ऐसी डिवाइस है जो लाइट को स्प्लिट कर देती है, स्प्लिट अ बीम ऑफ लाइट इनटू टू और मोर पाथ। लाइट स्प्लिट कर देती है अब लाइट को इन टू और मोर पाथ। इनको टू और मोर पाथ स्प्लिट करने का फायदा होता है, क्यों, क्या फायदा होता है? दे रिकम्बाइन देम टू प्रोड्यूस इंटरफ्रेंस। वो मोनोक्रोमेटिक सेम लाइट होगी तो हम कोई इंटरफ्रेंस कर सकते हैं, इंटरफ्रेंस करके हम उसका पैटर्न चेक कर सकते हैं। इंटरफ्रेंस कर सकते हैं पैटर्न बाय एनालाइजिंग दीज पैटर्न, प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड फेज डिफरेंस कैन बी ऑब्टेन। और उनके पैटर्न को हम एनालाइज करके बहुत ही प्रिसाइज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या फेज डिफरेंस को हम ऑब्टेन कर सकते हैं फॉर एप्लीकेशन ऑफ रेंजिंग ऑफ ऑप्टिकल मेट्रोलॉजी टू ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन। इसकी रेंज है ऑप्टिकल मेट्रोलॉजी पे भी, हम इससे लेके ग्रेविटेशनल वेव की डिटेक्शन तक हम इसको यूज कर सकते हैं। Consider the three pairs of sunglasses. Which pair of glasses is capable of eliminating the glare? थ्री पेयर ऑफ ग्लासेस हैं, ए, बी एंड सी। कौन सा पेयर ग्लेयर, रोशनी के ग्लेयर को, चमक को एलिमिनेट, निकाल सकता है ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ द काम वाटर ऑफ लेक? एक्सप्लेन योर ऑप्शन। द पोलराइज एक्सिस आर शोन बाय देयर लाइन। ये वर्टिकल लाइन इसके लिए वर्टिकल एक्सिस है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और इसमें ही देखें इसके लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। नंबर वन, द सन ग्लासेस विल एलिमिनेट ग्लेयर फ्रॉम द लेग आर वन विद वर्टिकल पोलराइजेशन, जो वर्टिकल पोलराइज एक्सिस है, जैसे कि लकीली पेयर ए, ये वाला। सन रिफ्लेक्ट द ऑफ द वाटर सरफेस बिकम हॉरिजॉन्टल, जब ये लाइट आती है, मुस्लिम डायरेक्शन में आती है, तो इसके बाद ये लाइट का सारी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है। टू ब्लॉ द हॉरिजॉन्टल ग्लेयर, हॉरिजॉन्टल ग्लेयर को ब्लॉ करने के लिए हमें वर्टिकल, ये वर्टिकल वाले सन ग्लास, वर्टिकल वाले सन ग्लासेस चाहिए होंगे। टू ब्लॉ द हॉरिजॉन्टल वी नीड सन ग्लासेस दैट फिल्टर द हॉरिजॉन्टल पोलराइज लाइट, जो हॉरिजॉन्टल पोलराइज को फिल्टर कर दे और वर्टिकल को जाने दे। ओनली सन ग्लासेस ऑफ पेयर ए विद वर्टिकल पोलराइज एक्सिस परपेंडिकुलर टू द ग्लेयर विल अचीव दिस। ये सिर्फ ए वाले जिनका वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल को अपने अंदर से पास नहीं होने देंगे और ये ग्लेयर को कम कर देंगे। शुक्रिया माय फ्रेंड्स।